हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली क्विज प्रोग्राम में आज की पहली खबर है। हाल ही में खबरों में रही लैंड टू लैंड लेस स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना जम्मू कश्मीर में लागू की गई है। दूसरा है, यह योजना भूमिहीनों को 5-5 मारलास यानी 0.031 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव करती है। तीसरा है, यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण PMAY जी के तहत संचालित होने वाली एक योजना है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी तीन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लैंड टू लैंडलेस योजना प्रस्तावित की गई है। यह योजना भूमिहीनों को 5-5 मारलास यानी 0.031 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रावधान करती है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत संचालित होने वाली एक योजना है, इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से सिग्नियोरेज लाभ कम हो सकते हैं। और दूसरा है, मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण का सीमा पार मुद्रा के लेन देन को सुगम बनाता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। सिग्नियोरेज मुद्रा अथवा धन के मूल्य और इसे बनाने की लागत के बीच का अंतर है। यह अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा मुद्रा की छपाई से अर्जित लाभ है। इसे सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत भी कहा जा सकता है, क्योंकि मुद्रा धन का मूल्य आमतौर पर इसके उत्पादन की लागत से अधिक होता है। मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन देन के साथ साथ पूंजी खाता लेन देन में उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। चलिए नजर डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल है। पहला है, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में मामूली बदलाव। दूसरा है, कोरियालिस बल का बड़ा मूल्य। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के साथ विस्तृत समुद्री सतह और ऊर्ध्वाधर हवा की गति में मामूली बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए कथन एक सही है। इन चक्रवातों में कोरियालिस बल की अनुपस्थिति देखी जाती है, इसलिए विकल्प 2 सही नहीं है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के चौथे प्रश्न में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है अथवा है। अनुच्छेद 48A, दूसरा है अनुच्छेद 51A क्लॉज G। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। संविधान का अनुच्छेद 48 से निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, इसलिए कथन एक सही है। अनुच्छेद 51A क्लॉज G मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। यह नागरिकों को स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना एवं उनका अनुपालन करना का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पोस अधिनियम यानी कि POSH अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अधिनियम मूलतः विशाखा दिशा निर्देशों से लिया गया था। दूसरा है, यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिले, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह अधिनियम मूलतः विशाखा दिशा निर्देशों से लिया गया था। विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामलों में पालन की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं थी। ये दिशा निर्देश विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान के ऐतिहासिक मामले के बाद तैयार किए गए थे, इसलिए कथन एक सही है। ये अधिनियम लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता, हर जगह कामकाजी परिस्थितियों में समानता के द्वारा सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिले, चाहे वह सार्वजनिक हो या फिर निजी। नजर डालते हैं आज के छठवें प्रश्न पर। स्वाहिली के महत्व और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करने के लिए प्रतिवर्ष 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, स्वाहिली अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है। दूसरा, आकाशवाणी का वायु सेवा प्रभाग मई 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वाहिली, जिसे किस्वाहिली भी कहा जाता है। यह अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे पूर्वी अफ्रीका के कई हिस्सों में एक सामान्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और तंजानिया, युगांडा, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा केन्या जैसे देशों में दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप में बोली जाती है। अतः कथन एक सही है। आकाशवाणी भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक मई 1943 से दैनिक स्वाहिली भाषा सेवा प्रसारित कर रहा है। यह सेवा स्वाहिली भाषी दर्शकों को पूरा करने और भारत और स्वाहिली भाषी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। अतः कथन दो भी सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के 7वें प्रश्न में। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय काम्पा सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। दूसरा है, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी काम्पा का उद्देश्य गैर वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के एक तरीके के रूप में वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई 2009 को आदेश जारी किया कि निगरानी, तकनीकी सहायता और मूल्यांकन के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में एक प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी काम्पा होगा। काम्पा वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के तहत क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण प्रबंधन, क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनों में आग लगने से रोकने के उपाय, वन में मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कार्य कराए जाते हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के 8वें प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उभरते हुए बीमा बाजारों में भारत दुनिया के सबसे बड़े जीवन बीमा बाजार के रूप में रैंक करता है। दूसरा है, बीमा वाहक IRDAI के 2030 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, बीमा विस्तार एक व्यापक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को लेकर कवर करती है। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने 2047 तक सभी के लिए अपने विजन इंश्योरेंस के हिस्से के रूप में भारत में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए प्रत्येक बीमाकर्ता को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया है। उभरते हुए बीमा बाजारों में भारत 5वें सबसे बड़े जीवन बीमा बाजार के रूप में रैंक करता है, जो 32 से 34% की दर से बढ़ रहा है। बीमा वाहक IRDAI के 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थान तक पहुंचकर बीमाकर्ताओं के लिए अंतिम मील संपर्क के रूप में काम करेगा। यह ग्राम सभा स्तर पर कार्यरत एक महिला केंद्रित कार्यबल है। वे व्यापक बीमा, विशेष रूप से बीमा स्तर के लाभों के बारे में महिलाओं को शिक्षित करेंगे और समझाएंगे। इसके फायदों को देखते हुए बीमा वाहक महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं। अतः कथन एक और दो सही नहीं है। बीमा विस्तार एक व्यापक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, दुर्घटनाओं को कवर करती है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिए परिभाषित लाभ प्रदान करता है। सर्वेक्षकों के लिए बिना त्वरित दावा भुगतान सुनिश्चित करता है। अतः कथन 3 सही है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। भारत में महिला का चुनावी प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लोकसभा में अब तक महिला प्रतिनिधियों की सबसे कम संख्या 2019 के चुनाव में थी। दूसरा है, पिछले 3 दशकों में भारत में महिला मंत्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा है, राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों का औसत लगभग 30% है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। लोकसभा में अब तक सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि 2019 के चुनाव में चुनी गई। राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व का हाल तो और भी बुरा है, जहां महिला प्रतिनिधियों का औसत 10% से भी कम है। भारत में महिला मंत्रियों की संख्या में भी समय के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन यह अनुपात भी उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। भौगोलिक क्षेत्रों, राजनीतिक और आर्थिक समूहों, मुख्यालयों और सदस्य देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कॉलम क्षेत्र अथवा समूह सदस्य का है और दूसरा
देश अथवा मुख्यालय का है? पहला है स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन, दूसरा है नॉर्डिक देश जर्मनी, तीसरा है बाल्टिक देश लाताविया और चौथा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ब्रसेल्स। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? केवल एक जोड़ी, केवल दो जोड़ी, केवल तीन जोड़े या सभी चार जोड़े? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो जोड़े। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, आमतौर पर इसमें तीन देश होते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। लेकिन कई विद्वान डेनमार्क को बाहर कर देते हैं और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं। दूसरा नॉर्डिक क्षेत्र, इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। फरो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के स्वायत्त क्षेत्र। बाल्टिक राज्यों में लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया शामिल है, जो बाल्टिक सागर के पड़ोस में तीन देश हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब नजर डाल लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस गोखले गोपाल कृष्ण के योगदान का सम्मान और स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।